हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपनसेटर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कंपनसेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहले उस मतलब कंपनसेटर के अंदर मैं कुछ वर्ड यूज़ करूँगा, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्पीड। तो उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि वो कहाँ से आई, फिर नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो पहले बेस समझना कि चीज़ें कैसे बनी। तो सपोज आपके पास कोई सिस्टम है, और एक ये क्या है, एक डिले एलिमेंट है, डिले। ठीक है, ये क्या आपके पास ये डिले एलिमेंट है। डिले एलिमेंट क्या करता है, जैसे आपने एक्स ऑफ टी दिया यहाँ से, तो ये आपको क्या देगा, एक्स ऑफ टी माइनस वन दे देगा। ठीक है, सपोज आपने वन का डिले डाला, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखूँ, तो इसको मान लो मैं एक्स ऑफ एस बोलता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एस इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो अगर मान लो मैं डिले देता हूँ ना, डिले का मतलब है, अगर टाइम डोमेन की बात करूँ तो मान लो आपने 5 बजे को इनपुट दी, वो 5 बज के मान लो टी 5 बजे, ठीक है, और ये सेकंड्स में मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब, या फिर 5 सेकंड ही मानते हैं, मान लो 5 सेकंड में आपने कुछ इनपुट दी। ठीक है, तो वो इनपुट जो है ना आपको 6 सेकंड में मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 टी को 5 बनाया आपने, यहाँ पे 5 बनाने के लिए टी को 6 पुट करना पड़ेगा, समझो ना, 1 सेकंड का डिले हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 बजे इनपुट 5 सेकंड पे इनपुट दी, तो वो 6 सेकंड पे आउटपुट में आया, डिले हो गया कुछ। ठीक है, अगर आप 2 सेकंड का डिले डालोगे, तो यहाँ पे जैसे ये तो मान लो डिले 1 का डिले था। ठीक है, अगर आप 2 का डिले डालोगे तो टी माइनस 2 2 सेकंड बाद आएगी। तो सपोज आपके पास मान लो टी सेकंड का डिले डल गया, टी सेकंड का, तो आपके पास आउटपुट कब सुनाई देगी आपको, टी माइनस कैपिटल टी पे। तो इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क आएगा, सिर्फ इतना फर्क आएगा, देखो ध्यान से, कि इसका जो लैपलेस डोमेन है उसके साथ एक वर्ड लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। इसका मतलब ये है, कभी भी अगर आपको किसी बॉक्स के अंदर अगर ऐसा दिखे ना कभी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, तो ध्यान देना वो एक डिले एलिमेंट का काम करता है। मतलब इसके ऊपर अगर आप इनपुट लगाओगे ना एक्स ऑफ टी, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कुछ टाइम बाद मिलेगी, टी सेकंड बाद, इसको डिले बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्या बन जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, इस बॉक्स का, इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा एक एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। तो अगर आप इनपुट एक्स ऑफ टी दे दो, तो एक्स ऑफ टी माइनस कैपिटल टी आपको मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है, आप देख रहे हो जितना ज़्यादा डिले डलेगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी सिस्टम की। ठीक है, आउटपुट उतने टाइम बाद ही रिस्पॉन्स करेगी आपके पास। मतलब आपने अगर 5 बजे इनपुट दी, मैं चाहता हूँ 5 बजे आउटपुट आए, वो कुछ डिले डाल रही है, तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं स्पीड में कमी आ रही है ना। स्पीड मतलब रिस्पॉन्स टाइम, जो है रिस्पॉन्स टाइम, उसमें कमी आ रही है। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा डिले रहेगा उतनी स्पीड कम आएगी। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा आपके पास डिले है, ये अगर जितना ज़्यादा डिले है तो ये प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर आप डिले ज़्यादा दोगे, ठीक है, अगर आप डिले ज़्यादा दोगे, देखो अगर आपने ज़्यादा डिले दिया तो स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डिले कम रहे, स्पीड आपके पास ज़्यादा रहे। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, तो ये है क्या एक्चुअल में, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये मान लो कि ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन क्या क्या कर सकता है, आप क्या करो, उसको जे ओमेगा फॉर्म में लिख के देखो, तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, समझ रहे हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस जे है ना, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। एंगल कितना आएगा, एंगल, इसका एंगल आ जाएगा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी आपके पास कहीं डिले होता है ना, तो वो एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं डालता। देखो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एंगल को फर्क डालता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपके पास कोई डिले एलिमेंट है, तो अगर मान लो मैं ओमेगा की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, 1 2 3 कुछ भी, किसी भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर चेक करूंगा, तो एंगल नेगेटिव आ रहा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो भी एंगल था, उस सिस्टम के एंगल को कम करेगा ये। बात समझ में आ रही है, उसके एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ रहा। देखो, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास आउटपुट आते हैं वो इसका रिस्पॉन्स जो मैग्नीट्यूड होता है उससे इफेक्ट होते हैं, और इसके एंगल से इफेक्ट होती है। तो आप देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, सिस्टम का डिले एलिमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, लेकिन आपके पास इसके एंगल के ऊपर जरूर फर्क डालेगा ये। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी डिले एलिमेंट है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, वो सिर्फ एंगल को इफेक्ट करता है। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पास अगर कोई डिले एलिमेंट है ना, तो वो एंगल को कम कर रहा है। देखो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना हमेशा, मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी पे चेक कर लूँ, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव आएगी। अच्छा, अगर एडवांसमेंट एलिमेंट हुआ, एडवांसमेंट मतलब एक्सपोनेंशियल प्लस एस टी,
एडवांसमेंट, तो ये आपके पास स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो उस केस के अंदर आप देखोगे एंगल क्या, मैग्नीट्यूड तो बन ही आएगा, लेकिन एंगल क्या आएगा, किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए एंगल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव एंगल अगर आए आपके पास, एंगल अगर बढ़ जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर एंगल कम हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना, एंगल कम हो गया तो स्पीड कम, एंगल बढ़ गया तो स्पीड ज़्यादा। डन, ये समझ में आया यहाँ से। ठीक है, एक तो था ये जो मुझे बेस तैयार करना था। दूसरी चीज़ मुझे ये भी बतानी थी कि सपोज आपके पास देखो आपके पास मान लो ऐसा सिस्टम, ये कोई आपके पास पोल्स की लोकेशन है, मान लो एक पोल यहाँ पे है -2 पे। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख लूँगा k/s+2। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे आप इस इमेजिनरी एक्सिस से दूर जाते हो ना इधर की तरफ, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि आपको पता है ना इस साइड में सिस्टम अनस्टेबल होता है, तो आप जितनी ज़्यादा दूर इस साइड में जाओगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, कि जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो, पोल की लोकेशन दूर दूर होती जाती है, तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपके पास एक था k/s+2, अगर मैं यहाँ पे कोई पोल ले लेता हूँ -10 पे, तो ये आ जाएगा k/s+10। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अब देखो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, -10 वाला ज़्यादा स्टेबल है, बिल्कुल बोल सकता हूँ, मोर स्टेबल, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ मोर स्टेबल। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये एक्सिस, इस जो ये बाउंड्री होती है जो जहाँ पे अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हो आप लोग, उस खतरे से दूर है, जो ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा स्टेबल है, -10। ठीक है, तो ये बना ये और ये बना ये। इसके एंगल की बात करो, देखो इसका एंगल कितना आएगा, -tan इनवर्स ω/2, और इसका एंगल कितना आएगा, -tan इनवर्स ω/10। अब आप यार एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं मान लो ओमेगा की वैल्यू 5 सेट कर देता हूँ, अगर मान लो मैंने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू 5 सेट कर दिया सपोज, या ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए एक तो एंगल ये और एक एंगल ये, तो आप बता सकते हो कौन सा एंगल ज़्यादा है किसी भी वैल्यू के लिए। तो यार क्लियरली ये देखो, किसी भी वैल्यू के लिए ये अगर नेगेटिव में है ना, देखो अगर मान लो मैं ओमेगा को 10 पुट करता हूँ, सपोज ओमेगा को 10 पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -tan इनवर्स 1। ठीक है, ओमेगा अगर आपने 10 पुट किया तो -tan इनवर्स 1, ये कितना आएगा, -tan इनवर्स 5। तो यार अगर वैसे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, मान लेते हैं कि ये वैल्यू -70 डिग्री आ गई सपोज, वैसे ज़्यादा आएगी इससे, मान लो -70 डिग्री आ गई। ठीक है, ये कितनी आई, -45 डिग्री। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होएगा ना वो कम एंगल देगा आपको, मतलब कि देखो ये किसी सिस्टम के ना एंगल को कम करेंगे, सिंपल सी बात है। मतलब किसी सिस्टम के साथ अगर आगे आप लगा दोगे, कि किसी सिस्टम के आगे लगा दोगे, तो ये उसका एंगल -45 से कम करेगा, ये उसका एंगल -70 से कम करेगा, ये वाला ये -70 से कम करेगा, और ये -45 से कम करेगा ω=10 के लिए। तो यार अभी हमने क्या देखा कि एंगल कम करना मतलब एंगल कम कर देना। कोई चीज़ अगर नेगेटिव है, ये एंगल कम कर रही है ना, तो स्पीड को घटा रही है, तो ये ज़्यादा स्पीड को घटाएगी ना, देखो ये -70 कर देगी, बहुत ज़्यादा स्पीड को घटा देगी, ये कम स्पीड को घटाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ज़्यादा स्पीड को घटा रही है, ये कम स्पीड को घटा रही है। इसका मतलब ये हुआ इस साइड में आपके पास स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 वाला स्पीड को ज़्यादा घटा रहा था, 10 वाला स्पीड को कम घटा रहा था। इसका मतलब अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन से दूर जाते हो, आपके पास स्पीड भी बढ़ जाती है और आपके पास स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। कनेक्ट कर पा रहे हो सारा सीन? मैंने जैसे भी आपको समझाया एंगल का यूज़ करके, ठीक है, डिले एलिमेंट से स्टार्ट किया था, उससे आपको एंगल का समझाया। इसका मतलब एट द एंड ये, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो ना और स्टेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो, तो सिस्टम के एंगल को बढ़ा दो, ये बात दिमाग में डाल लो बस। सिस्टम के एंगल को बढ़ा दूंगा तो आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, कई बार कि आपने एंगल, किसी सिस्टम एंगल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पहले से वो अनस्टेबिलिटी की तरफ गया, तो कई बार उसको एंगल कम भी करना पड़ेगा ताकि हम स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि आपको पता है ना फेज मार्जिन एक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बढ़ा दोगे, तो ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपका सिस्टम अनस्टेबल ही बन गया। ठीक है, तो पॉइंट ये कि आपके पास एक लिमिट होती है, स्टेबिलिटी स्पीड को लेके। ठीक है, आपको पता है गेन की वैल्यू किस पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, एंगल भी किसी लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। तो कई बार एंगल को कम भी करना पड़ता है, कई बार एंगल को ज़्यादा भी करना पड़ता है। आपको एम समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैं बात यूज़ करने वाला हूँ कंपनसेटर की। तो कंपनसेटर आपके पास 2 टाइप के होते हैं। जहाँ पे आपको एंगल बढ़ाना है, कहीं पे अगर आपको एंगल बढ़ाना है वहाँ पे हम लगाएंगे लीड कंपनसेटर, और कहीं पे अगर एंगल कम कर देना है वहाँ पे लगाएंगे लैग कंपनसेटर। और किसी
किसी सिस्टम में ऐसा भी होता है कि कई बार एंगल कम करना पड़ता है फिर बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे लैग लीड कंपनसेटर, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको पॉइंट समझ में आया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी कंपनसेटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो लीड कंपनसेटर। मैं आपको लीड कंपनसेटर पूरा डिटेल में बताऊंगा, सारे फॉर्मूले जितने भी सारे एनालाइज करेंगे सब कुछ। ठीक है, लैग कंपनसेटर के आप खुद कर पाओगे। ठीक है, तो लीड कंपनसेटर का जो सर्किट है कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। तो लीड कंपनसेटर को कई बार आप देखोगे इसको ना हाई पास फिल्टर भी बोला जाता है, हाई पास फिल्टर। ठीक है, लीड कंपनसेटर का दूसरा नाम होता है हाई पास फिल्टर। हाई पास क्यों होता है, देखो एक यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। सपोज आपके पास फ्रीक्वेंसी ना लो है, लो फ्रीक्वेंसी, आपने इनपुट में लो फ्रीक्वेंसी पुट की, तो आपको पता है कैपेसिटर ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, देखो आउट यहाँ पे जो भी इनपुट दोगे ना, यहाँ पे सपोज मैंने VI दिया, ठीक है, और ये आपके पास लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, सपोज DC सिग्नल ही लगा लो, तो या लो फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो R2 ये ओपन सर्किट हो जाएगा, लो फ्रिक्वेंसी के लिए ओपन के जैसे बिहेव करेगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड रूल लगाओगे, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, R2 डिवाइड बाय दोनों का सम, वोल्टेज डिवाइड रूल लग जाएगा ना, तो V आउट आएगा आपके पास, V आउट आ जाएगा कितना, R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1, ठीक है, इनटू इनपुट वोल्टेज जो भी आपने यहाँ पे लगाई थी ये। तो आप देख रहे हो यार, और R1 की जो वैल्यू है, ठीक है, ये R1 की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी, R1 की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी, तो आप देखोगे ये जो फैक्टर है ना 1 से बहुत कम आएगा। इसका मतलब जो भी इनपुट दोगे ना उसको ये ऑलमोस्ट रोक लेगा, इसको क्या करेगा, ऑलमोस्ट रोक लेगा। अब आप बात करो, अगर आपने हाई दी, V इनपुट की वैल्यू हाई दे दी, हाई मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हाई का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी था, लो फ्रिक्वेंसी, और ये क्या था, हाई फ्रिक्वेंसी। जब आप हाई फ्रिक्वेंसी पुट करोगे तो आप देखो कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है। तो मान लो कैपेसिटर यहाँ से शॉर्ट हो गया, तो कैपेसिटर अगर यहाँ से शॉर्ट हो गया, तो आप देख रहे हो जो भी इनपुट दोगे ये सारी की सारी क्या होगी, आउटपुट के साथ शॉर्ट होगी, जो भी इनपुट दोगे वो एज इट इज क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो आप देख रहे हो अगर हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास, तो ये सिग्नल को पास कर रहा है, और अगर ये लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आएगा पीछे से, तो उसको ये अटेन्यूएशन देगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो सिस्टम है ना, कई बार बोल देते हैं कि हाई पास फिल्टर के जैसे यूज करता है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा और लो फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, रोक लेगा। चलो अब ये तो थी एक अलग से बात जो हम कई बार लिखी होती है। अब मुद्दे की बात करते हैं। सपोज आपके पास ये C है, तो आप बता, ये लीड कंपनसेटर है, तो लीड कंपनसेटर जो होता है ना उसका ट्रांसफर फंक्शन मतलब V आउट बाय V इन इन लैप्लेस डोमेन, ये बराबर होता है अल्फा टाइम्स 1 प्लस ST डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा ST। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ऐसी शेप लेगा, ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसी शेप लेगा। अब इसको प्रूव करेंगे कि क्यों करेगा। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन आपको डायरेक्टली पता होगा, ये इम्पीडेंस डिवाइड बाय ये वाला ये इम्पीडेंस डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस, ठीक है, और इनटू आपके पास इनटू इनपुट, तो हम तो ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला इम्पीडेंस डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या मैं ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से लिख सकता हूँ। अच्छा पहले इसको सोल्व करो, इसको सिंपल बना लो। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा, देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको बोल देते हैं Z1 बोल देते हैं Z1। तो Z1 की वैल्यू देखो, इसका इम्पीडेंस कितना होता है, 1/CS, ठीक है, इसका 1/CS। पैरेलल कैसे सोल्व करते हैं बताओ, पैरेलल सोल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो R1 प्लस 1/CS। तो इसको जब मैं और सोल्व करूँगा आगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो R1 डिवाइड बाय R1CS प्लस 1, है ना, ये बन गया। ये तो बन गया इसका इम्पीडेंस Z1, ये R2 है। अब आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा फिर, ट्रांसफर फंक्शन, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन अगर जो हमने लिखा है वो लिखूँ, अगर जो हमने सोल्व किया वो कितना आएगा, R2 डिवाइड बाय R2 प्लस Z1। बात समझ में आ रही है। पहले मैंने इसको सोल्व कर लिया, Z1 की वैल्यू निकाल दी, Z1 आ गया यहाँ से, ठीक है, Z1 आ गया। उसके बाद फिर डिवाइडर रूल लगा दिया, मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, R2 डिवाइड बाय इन दोनों का समीशन। तो यहाँ Z1 की वैल्यू पुट कर दो, तो जब मैं Z1 की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ से तो कितना आएगा बताओ, R2 प्लस Z1 कितना है, देखो R1 डिवाइड बाय R1C इंटू S प्लस 1, ठीक है, ये है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये प्रॉपर सॉल्व करके क्या बनेगा, R2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, बन जाएगा R2 प्लस R1CS डिवाइड बाय ये बनेगा R2 प्लस
R1CS, ठीक है, R2 प्लस R2, सॉरी ये क्या बनेगा प्लस R1। देखो R2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे करूँगा तो R2 आ जाएगा, इसके साथ करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस R1, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा और सिंपल बना लो। क्या, देखो इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, R2 प्लस R2 टाइम्स R1CS डिवाइड बाय, देखो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R1CS R2। आप क्या करो, R1 प्लस R2 कॉमन ले लो, मतलब डिवाइड कर दो ऊपर नीचे सबको। तो देखो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा R1 प्लस R2 से क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, और इंटू R1C इंटू S डिवाइड बाय, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैंने R1 प्लस R2 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, सबको नीचे भी कर दूँ। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1C इंटू S, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे सारा, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये, अब देखो इसको ध्यान से, मैं क्या करता हूँ ऊपर से इसको इस फैक्टर को मैं अल्फा पुट कर लेता हूँ, और R1 इंटू सी को T पुट कर लेता हूँ, कैपिटल T, और ये पुट कर लेता हूँ अल्फा। तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा ST डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा ST, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या बनेगा T बनेगा। तो क्या मैं यहाँ से अल्फा कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अल्फा ऊपर कॉमन लोगे तो 1 प्लस ST डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा ST। देखना जो मैंने फॉर्म लिखी है वही आ रही है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि इस टाइप का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो ऐसी फॉर्म लेगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ऐसी शेप लेगा, ऐसी फॉर्म लेगा, सॉरी, जिसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और T क्या रहेगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 इंटू सी। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है यार, अल्फा क्या और T क्या। एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो आप, एक चीज़ देखने वाली क्या है कि अल्फा की जो वैल्यू है ना हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, हमेशा 1 से छोटी रहेगी। 1 भी आ सकते हैं कब, अगर आप R1 को 0 कर दो। सपोज आपने R1 को शॉर्ट ही कर दिया तो आप देखोगे अल्फा की वैल्यू R1 अगर 0 हो गया तो 1 आ जाएगी। अदरवाइज ये क्वांटिटी, क्योंकि R2 बाई बड़ा नंबर है ना, क्योंकि नंबर उससे डिवाइड बाय बड़ा नंबर, तो हमेशा R1 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, ठीक है। अभी गेम स्टार्ट हुई है, हमारे पास अल्फा और T आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो गेट का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया लीड कंपनसेटर का अल्फा इंटू 1 प्लस ST डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा ST। तो आप बता सकते हो इसका पोल जीरो डायग्राम कैसा दिखाई देगा। पोल जीरो कहाँ पे आएगी, देखो यहाँ से अगर S की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से अगर S की वैल्यू निकालोगे वो आएगी -1/T। यहाँ से जब पोल निकालोगे S की वैल्यू आएगी -1/अल्फा T। चेक करो, ठीक है। अब देखो ये 0 है और ये पोल है, ठीक है, यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से पोल आएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये नंबर है, इस 1-1/T को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/अल्फा के साथ। अल्फा 1 से छोटा है, तो 1/अल्फा तो 1 से बड़ा आएगा ना। तो आप देखोगे ये नंबर बड़ा आएगा नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 0 पहले आ जाएगी और पोल आपके पास क्या आएगा, बाद में आएगा। ये आ जाएगा -1/T और ये जो नंबर आएगा -1/अल्फा T। समझ रहे हो, क्योंकि अल्फा जो था 1 से छोटा था। और ये भी पहचान होती है हाई पास फिल्टर की, कि हाई पास फिल्टर के अंदर आपके पास जो 0 होते हैं ना वो डोमिनेटिंग होते हैं। डोमिनेटिंग मतलब जो इस लाइन के पास रहती है, ठीक है। यहाँ से पहचान सकते हो कि हाई पास फिल्टर के जैसे क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जब भी लीड कंपनसेटर रहेगा तो आपके पास जीरो जो है ना, जो 0 रहेगी वो डोमिनेट करेगी, वो सेंटर के पास रहेगी, पोल थोड़ा दूर रहेगा। ये चीज़ क्लियर हुई, ये मैंने आपको बताई, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एंगल की बात करते हैं, जो मेन मोटिव है एंगल कितना आएगा बताओ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसके एंगल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फाई। तो फाई देखो क्या आएगा, फाई आएगा tan इनवर्स ओमेगा टी, ठीक है। ये जब आप इसको j पुट करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा tan इनवर्स ओमेगा टी, और नीचे से ऊपर एंगल जाएगा माइनस में, माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। तो मुझे चेक कर क्या करना है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, ये क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो।
अगर ओमेगा टी की वैल्यू मान लो 5 है, ओमेगा टी मान लो 5 है, तो यार ये क्वांटिटी 5 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 से कम है, और 1 से कम है तो उसको और छोटा कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। बड़े में से छोटा जब भी माइनस करोगे तो कोई पॉजिटिव आंसर आएगा ना। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि फाई जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा? इक्वल भी आ सकता है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल पॉइंट क्या है कि आपके पास ओमेगा टी हमेशा बड़ा आएगा अल्फा ओमेगा टी से। आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि अल्फा 1 से छोटा है, जो भी 1 से छोटी चीज़ किसी से मल्टीप्लाई होती है ना उसकी वैल्यू को कम कर देती है। तो अगर ओमेगा टी है तो अल्फा ओमेगा टी इससे छोटा रहेगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, और आपको पता है tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आंसर देता है, ठीक है। बड़ा आर्गूमेंट रहेगा तो बड़ा आंसर देगा, समझ लो। इसका मतलब ये आपके पास फाई क्या रहेगा, हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब समझ लो, जिस सिस्टम के अंदर भी लगाओगे ना उसके एंगल को बढ़ा देगा, और यही तो हमें चाहिए कि जिस सिस्टम के अंदर लगाऊं उसी का एंगल बढ़ा दे। अब क्वेश्चन ये है कि कितना एंगल बढ़ा सकता है। मान लो मुझे किसी सिस्टम में एंगल 60 डिग्री बढ़ाना है और मैंने कंपनसेटर लगा दिया, तो यार पहले चेक तो कर लूँ कि वो 60 के लायक भी है कि नहीं। ऐसा होना कि वो सिर्फ मैक्सिमम 30 डिग्री बढ़ा सकता है, एक रेंज होती है ना इन सिस्टम्स की भी। तो मैं क्या करूँगा, मेरा एम ही है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम एंगल कितना बढ़ा सकता है ये जो सिस्टम है, मैक्सिमम एंगल कितना बढ़ा सकता है। तो मैंने आपको मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। क्या करेंगे, डी फाई बाई डी डब्ल्यू को पुट कर देंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे देखो क्या बनेगा, ठीक है। जब मैं इसको पुट करूँगा, डिफ्रेंशिएशन कर दो तो क्या आएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन करके इधर तो ये आ गया डी फाई बाई डी ओमेगा, लेफ्ट में तो आ गया डी फाई बाई डी ओमेगा, इधर क्या आएगा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं नॉर्मल यार, आपको आनी चाहिए चीज़, ठीक है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू अल्फा टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो जब मैं 0 के इक्वल यहाँ से पुट करूँगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये उधर जाएगा, तो मैं इसको हटा के यहाँ से यहाँ पे बराबर लगा दूंगा, इक्वल का निशान लगा दूंगा। और आपको पता है टी R1 और C ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो मैं वैसे नेगेटिव मतलब 0 भी नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और अब देखो ये जो कहानी चल रही है ना, ये इसको मैं अब ओमेगा नॉर्मल ओमेगा थोड़ी रहेगा, जब जिस चीज़ के ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन 0 बनेगी वो ओमेगा कुछ डिफरेंट होएगा ना, उसको बोलूँगा मैं ओमेगा एम, उसको क्या नाम दे दूंगा, ओमेगा एम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ओमेगा एम का स्क्वायर टी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, देखो अल्फा प्लस अल्फा ओमेगा एम स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बन गया। अब देखो इसको इधर ले आओ, ये बन गया 1 माइनस अल्फा, इसको उधर ले जाओ तो वहाँ से क्या करो, ओमेगा एम का स्क्वायर टी का स्क्वायर और अल्फा कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, जब इसको उधर लेंगे 1 माइनस अल्फा। आप देख रहे हो 1 माइनस अल्फा इधर है, 1 माइनस अल्फा इधर है, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। क्योंकि 0 तो आएंगे, क्योंकि अल्फा की 1 के इक्वल नहीं है, हमने माना उससे छोटा ही है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास 1 बराबर आएगा किसके, ओमेगा एम का स्क्वायर टी का स्क्वायर और अल्फा। तो फाइनली ओमेगा एम की वैल्यू ध्यान से देखो जरा कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 बाय अल्फा, ठीक है, ये आएगी 1 बाय टी इंटू 1 बाय अल्फा टी। देखो ध्यान से, ओमेगा एम का स्क्वायर आएगा 1 बाय टी स्क्वायर अल्फा, तो मैंने एक बार टी को अलग कर दिया, एक बार अलग कर दिया ऐसे। तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम मिनिमम, अच्छा अब ये भी तो डाउट है कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस फ्रिक्वेंसी इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको बताया था डबल डेरिवेटिव से आपको आइडिया लग जाता है कि ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम, तो आप वो काम आप खुद कर लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्या देने वाला है, ये नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम ही देगा, जब डिफरेंशिएशन करोगे ना और यहाँ पे पुट करोगे डबल डिफरेंशिएशन तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम देगा। इसका मतलब ये है कि इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये जो सिस्टम था वो मैक्सिमम फेज प्रोवाइड करेगा। अब क्वेश्चन है कि कितना मैक्सिमम फेज प्रोवाइड करेगा, वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो एक इसके अंदर एक ट्रिक नोटिस करो, ठीक है, फॉर्मूला आपको हमेशा याद नहीं रहने वाला। आपने क्या करना है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या था, इसके एक नेगेटिव यहाँ लगा दो, एक नेगेटिव यहाँ, कोई फर्क नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं। इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, ये आपके पास 0 की लोकेशन है और ये क्या है, ये पोल की लोकेशन है। तो ध्यान रखना, जो आपके पास पोल की लोकेशन और 0 की लोकेशन होती है ना, उनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब मल्टीप्लाई करके जब आप उसको रूट करोगे तो जो भी आंसर आएगा वहाँ उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है,
देखो यहाँ से एक एस की वैल्यू निकालना, एस की वैल्यू निकालना, दोनों एस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना, जो आंसर आएगा ना वो फ्रीक्वेंसी देगा जहाँ पे इसका मैक्सिमम फेज आने वाला है। ठीक है, तो बार बार ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो मैक्सिमम फेज देगा। क्वेश्चन ये है कि कितना देगा, तो मैं क्या करूँगा, इस ओमेगा एम को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मैक्सिमम फेज आप बता सकते हो कितना प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम फेज। ठीक है, तो मैक्सिमम फेज के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं फाई को लिख दूंगा इस बार, फाई मैक्सिमम, फाई मैक्स की कितना एंगल मैक्सिमम देने वाला है वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा एम, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, ओमेगा एम जो कितनी है, ये है 1/t इंटू 1/√α, देखो है ना, ये क्या है, ये टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1/√α, और एक टी पहले से था, माइनस tan इनवर्स अल्फा इंटू ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है 1/t इंटू 1/√α इंटू कैपिटल टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे फाई मैक्स की जो वैल्यू आएगी, फाई मैक्स में वो आ जाएगी tan इनवर्स 1/√α माइनस tan इनवर्स √α। देखो ध्यान से, ऐसा बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया, ये बन गया। तो इस फॉर्म को थोड़ा ना याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे आप कर सकते हो, ये मैक्सिमम एंगल है, ये मैक्सिमम एंगल है जो वो सिस्टम प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, इस फॉर्म को थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, इसको ना मॉडिफाई करते हैं, देखो कैसे, इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, tan इनवर्स यहाँ से इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो फाइव मैक्स क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी को मैं क्या ले सकता हूँ, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी को ए अल्फा ए, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 प्लस ए बी। देखो इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे, 1/√α इंटू √α क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या बन गया, देखो ये फाइनली बन गया 5x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा, ठीक है, रूट ले लिया ना मैंने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाई 2√α। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो मैं tan को इधर ले आता हूँ, tan इनवर्स को जब मैं यहाँ लेके आऊँगा सॉरी, tan इनवर्स को जब मैं इधर लेके आऊँगा ये बनेगा tan फाई मैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2√α। अब इसका डाउट है ये आ रहा है कि नहीं बोर्ड पे, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है, सही है। तो ये बन गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोपोर्शनल मान लेता हूँ p/b के, आपको पता है ना कि tan थीटा किसके बराबर होता है, p/b के, तो आप h बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। h क्या आएगा, देखो h आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर रूट, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2α, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आएगा प्लस 4α, जो भी आंसर आएगा उसको रूट करना है, तो h आ जाएगा आपके पास। तो tan को मैंने p/h लिखा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा, अगर आप ध्यान से देखो ये कितना आएगा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फा, ठीक है, h की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि अगर tan फाई इसके बराबर है तो sin फाई बताओ किसके बराबर आएगा, sin फाई मैक्सिमम बराबर आएगा आपके पास परपेंडिकुलर, मतलब 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय p/h होता है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। ये फॉर्म याद रखना थोड़ा पॉसिबल, मतलब आसान होता है, तो मैं इस फॉर्म से याद रखता हूँ कि जो मैक्सिमम एंगल अगर आपको निकालना है तो इसको सोल्व करो, अल्फा आपको गिवन होता है और उसको उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ये थी आपके पास सारी स्टोरी किसकी, लीड कंपनसेटर की। तो आपके पास कंपनसेटर से 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। कई बार पोल जीरो की लोकेशन के ऊपर पूछेगा कि पोल कहाँ पे होता है, जीरो कहाँ पे होती है, आगे पीछे वाला, ठीक है, कौन आगे कौन पीछे। दूसरा चीज़ होता है किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम फेज आएगा, वो भी आपको पता चल गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पोल एंड जीरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना मैक्सिमम, ये तो पता चलेगा किस फ्रीक्वेंसी पे कितना मैक्सिमम, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम आता है उस पर एंगल ही निकाल दो बस। तो आपके पास या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो स्टैंडर्ड, अगर कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देगा, वो नॉर्मल पूछेगा बताओ इसका फेज कितना है, तो आप एक फंक्शन दे देगा। फेज निकालने के लिए पहले ओमेगा एम निकाल देना, वो तो सेम है, ओमेगा एम निकालने के बाद उसके एंगल में पुट कर देना, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपको मैक्सिमम एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास फेड लीड कंपनसेटर। अभी अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ लैग कंपनसेटर है, ठीक है, नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास लैग कंपनसेटर को कई बार लो पास फिल्टर भी बोला जाता है, लो पास, ठीक है, ध्यान में रखना, लो पास फिल्टर भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसा आएगा, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो इस शेप का होता है,
1 प्लस एस टी डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा एस टी। ठीक है, इसमें बीटा यूज़ करते हैं, उसमें अल्फ़ा था एक्स्ट्रा, इसमें बस अल्फ़ा नहीं है, एक यहाँ पे नहीं है चीज़ और यहाँ पे बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसका पोल जीरो डायग्राम। अब पहले यहाँ पे बताया तो टी क्या है, टी देखो आर और सी इसमें है ना, तो टी बराबर होता है आर टू इंटू सी। ठीक है, आर टू इंटू सी, और जो बीटा है, बीटा बराबर जो अल्फ़ा था ना उसमें उसको उल्टा कर दो, तो उसमें अल्फ़ा आपको याद है क्या था, अल्फ़ा था आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। इसमें क्या आएगा आर टू प्लस आर वन डिवाइड बाय आर टू, उसका उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो कि बीटा की वैल्यू जो है ना हमेशा एक से बड़ी रहेगी या फिर उसके इक्वल आएगी। ये चीज़ क्लियर है सभी को। देखो आर टू प्लस, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ये 1 प्लस समथिंग आएगा ना, तो इसका मतलब ये 1 से हमेशा बड़ा है या फिर उसके इक्वल आएगा। इक्वल कब आएगा, जब आर वन जीरो हो जाएगा, और इक्वल करना ही नहीं है क्योंकि फिर तो गेम ही खत्म है। ठीक है, तो हमेशा छोटा बड़ा ही रखना है इसको, जैसे अल्फा को एक से छोटा रखा था ऐसे बीटा को एक से बड़ा रखेंगे हमेशा। तो अब पॉइंट ये है कि इसके पोल जीरो की अगर बात करें, पोल जीरो की, तो इसके पोल जीरो कहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ से इसकी जीरो आएगी -1 बाय टी पे, ये आ गई जीरो। ठीक है, ये आ गई जीरो, तो यहाँ पे कहीं नंबर बनेगा -1 बाय टी। ठीक है, अच्छा एक यहाँ से पोल कितना आएगा, -1 बाय बीटा टी, और बीटा आपको पता है एक से बड़ा, बीटा एक से बड़ा, तो अगर बीटा एक से बड़ा है तो ये -1 बाय टी को जब 1 बाय बीटा, देखो इसको ऐसे लिखेंगे इंटू 1 बाय बी, 1 बाय बीटा, तो अगर ये एक से बड़ा है तो ये नंबर तो एक से छोटा हुआ ना पूरा। अगर बीटा एक से बड़ा है तो 1 बाय बीटा एक से छोटा है, तो ये क्या करेगा, अगर मान लो ये वैल्यू -5 है ना, ये वाली, तो जो ओवरऑल वैल्यू -4 आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो पोल आपके पास पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस पे, -1 बाय बीटा टी पे, और जो जीरो आपके पास वो क्या आएगी बाद में आएगी किस पे, -1 बाय टी पे। तो ध्यान रखना इसके अंदर पोल डोमिनेट होता है, और जब किसी सिस्टम के अंदर जब पोल डोमिनेट करता है ना तो वो लो पास फिल्टर के जैसे बिहेव करता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाला सिस्टम जो होता है ना, और उसके अंदर आपके पास पोल डोमिनेट करे तो ध्यान रखना वो लो पास फिल्टर के जैसे बिहेव करेगा। आप चेकिंग भी कर सकते हो, वही जैसे हमने पहले की थी, लो फ्रिक्वेंसी के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। लो फ्रिक्वेंसी के लिए करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जितना आएगा वो सारा पास हो जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको पता है डिवाइडर रूल से, डिवाइडर रूल जब हम लगाएंगे तो डीके करेगा। तो ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पे डीके कर रहा है, लो पे पास कर रहा है, तो वही लो पास फिल्टर हो गया। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, सेम कहानी है, आपको यही पूछेगा। अच्छा ये चीज़ क्या, ये क्या करेगा, नेगेटिव एंगल देके जाएगा आपको। ठीक है, ये हमेशा एंगल क्या करेगा, माइनस करेगा। क्यों, देखो इसको ध्यान से, अगर मैं इसका एंगल लिखता हूँ तो इसका एंगल कितना आएगा बताओ, फाई आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स, ठीक है ये कितना आएगा, tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स बीटा ओमेगा टी, और बीटा एक से बड़ा है, बीटा अगर एक से बड़ा है तो ये नंबर इससे बड़ा हुआ, तो आप देख रहे हो नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका ये जो एंगल आएगा वो हमेशा जीरो से क्या आएगा, कम आएगा, 0 डिग्री से कम आएगा, या फिर ठीक है हमेशा 0 से कम आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो ये जिस भी सिस्टम के अंदर लगाओगे उसके एंगल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैग कंपनसेटर, ये कम कर देता है एंगल को। पॉइंट ये कि कितना मैक्सिमम कितना कम कर सकता है, सेम वही रूल, पहले तो ओमेगा निकालोगे, ओमेगा मिनिमम कि ओमेगा मिनिमम मतलब ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस पे एंगल मिनिमम आने वाला है, तो ओमेगा एम नाम देना है इसको, ओमेगा एम। तो आपको पता है ओमेगा एम तो सेम रहेगा क्या, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इसका कितना आ जाएगा, -1 बाय टी इंटू -1 बाय बीटा टी, तो सेम है। ठीक है, वो सेम आएगी बिल्कुल। एंगल कितना आएगा बस इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो अगर तो आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम गिवन है, यही बिल्कुल स्टैंडर्ड सिस्टम गिवन है, तो मैं आपको बताता हूँ साइन फाई की सेम वैल्यू आने वाली है। साइन फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। आपको पता है बीटा एक से छोटा है, सॉरी एक से बड़ा है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो कई बार पता है क्या, आपने ऐसे याद रखना, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा था। ठीक है, या फिर अगर तो आप जब साइन इनवर्स को इधर लेके आओगे ना तो एंगल नेगेटिव कर लेना, या फिर आप एक काम करो इसको ना ऐसे याद रखो, बीटा -1 डिवाइड बाई बीटा +1, साइन को इधर लेके आओगे कुछ आंसर। अब तो ये देखो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, ये नंबर पॉजिटिव आएगा क्योंकि बीटा एक से बड़ा है, उसका साइन इनवर्स करोगे क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया, फिर उसके बाद नेगेटिव लगा देना क्योंकि आपके पास यहाँ पे मिनिमम एंगल आएगा वो, कि वो मिनिमम एंगल कितना देगा, और मिनिमम एंगल मतलब नेगेटिव ही मिलेगा आपको एंगल। बात समझ में आ रही है। सपोज आपके पास ऐसा मान लेते हैं कि जैसे बीटा की वैल्यू मान लो, आपको 2 दे रखी है, बीटा 2 है, तो अगर मैं बीटा को 2 यहाँ पुट करूँगा तो देखना है कितना बनेगा, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 + 1 3। तो जब आप करोगे साइन इनवर्स 1/3 कुछ एंगल आएगा, तो आपने फाई की वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव कर देनी है, साइन इनवर्स 1/3 सोल्व करके उसके साथ नेगेटिव लगा देना।
तो ये सारी स्टोरी है आपके पास किसकी, लैग कंपनसेटर की। एग्जैक्टली सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, जो डेरिवेशन करोगे आप करके देखना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैच करेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये हुआ कि आपने लैग कंपनसेटर पढ़ लिया, लीड कंपनसेटर पढ़ लिया। अब एक चीज़ देखो, ये लैग वाला एंगल को अगर कम कर रहा है तो स्पीड को कम कर देगा और स्टेबिलिटी को भी घटाएगा, ठीक है। तो कई बार लैग कंपनसेटर जो है ना अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं सिस्टम को, ध्यान रखना। लैग कंपनसेटर को कई बार अनस्टेबल भी बोल देते हैं क्योंकि नेगेटिव एंगल लेके आता है, ठीक है। और लीड कंपनसेटर क्या करेगा, बढ़ाएगा। अच्छा, कई बार एंगल बढ़ाना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा, उसके लिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, लीड लैग या फिर लैग लीड। तो अब आप बताओ कौन सा यूज़ करोगे, लीड लैग या लैग लीड, ठीक है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन तो क्या है, एक ऑप्शन है लीड फिर लैग और दूसरा ऑप्शन है पहले लैग फिर लीड, ठीक है। तो ये देखो, लीड क्या करेगा, स्टेबल, पहले स्टेबल बनाएगा फिर सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। मतलब आप जा रहे हो अनस्टेबिलिटी की तरफ, यहाँ से पहले अनस्टेबल बनाएगा और अनस्टेबल और फाइनली स्टेबल। तो यार हम यही चाहेंगे ना कि फाइनली हमारे पास स्टेबल सिस्टम बने, तो हमेशा ही लैग लीड कंपनसेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो लैग लीड कंपनसेटर अगर यूज़ करोगे तो एक चीज़ ध्यान देना बस, कि आपके पास लैग लीड कंपनसेटर का मतलब है कि जो पोल और जीरो की लोकेशन आएगी ना उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो लैग के अंदर पहले उसके अंदर लैग का इफेक्ट आना चाहिए, बाद में लीड का, ठीक है। लैग का क्या था आपको याद है, पोल पहले डोमिनेट कर रहा था, जीरो बाद में। लीड का क्या था, पहले जीरो था फिर पोल था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लैग कंपनसेटर है जैसे, तो इसको क्या लिखूंगा, -1/T1 मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -1/βT1, ये कितना आ जाएगा, -1/T2 और ये कितना आ जाएगा, -1/αT2, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान में रखना, पहले पोल आएगा फिर जीरो, मतलब ये पोर्शन रहेगा लैग का और ये पोर्शन रहेगा लीड का। अगर ये चेंज हो गए तो बन जाएगा लीड लैग कंपनसेटर, और लीड लैग कंपनसेटर पहले स्टेबल बनाएगा फिर अनस्टेबल। तो जनरली ये यूज़ करते हैं कि पहले अनस्टेबल बन जाए फिर स्टेबल बन जाए। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी इतनी ही थी। अच्छा, इसका बोर्ड प्लॉट भी आप बना सकते हो। अगर मैं बोर्ड प्लॉट की बात करता हूँ इसकी, ठीक है, तो बोर्ड प्लॉट के अंदर क्या करोगे, देखो बोर्ड प्लॉट में सपोज आपके पास कुछ गेन चल रहा था, ऐसे कुछ गेन चल रहा था और मान लो ये फ्रिक्वेंसी आई पहले, ये क्या पोल, तो 20 dB का क्या करेगा, डीके कर देगा, डिक्रीज कर देगा 20 dB। फिर आपके पास जीरो आई, 20 dB बढ़ जाएगा, कांस्टेंट हो गया। फिर एक जीरो आई, 20 dB और बढ़ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर एक पोल आया तो ऐसे बन गया। तो इसका बोर्ड प्लॉट होता है कि पहले सीधा जा रहा था, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज, मतलब समझ रहे हो, डिक्रीज कर रहे हैं फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके से इसका बोर्ड प्लॉट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है। तो आप यहाँ से जजमेंट लगा लेना, अगर डिक्रीज कर रहा है तो पहले पोल आया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर जीरो, फिर पोल, फिर देख लेना कि आपके पास लैग, मतलब ऐसा बना के देगा कि लैग लीड है कि लीड लैग है ना, लैग लीड है या फिर लीड लैग है। अगर लैग ये होता, लीड लैग होता, तो लीड लैग के अंदर क्या बनता, पहले जीरो आती, फिर पोल, फिर जीरो। तो इसका बोर्ड प्लॉट कुछ ऐसे बनता, देखो इसका बोर्ड प्लॉट ऐसे बनता, पहले आप जा रहे थे, फिर जीरो आई तो आपको फ़ायदा हुआ, फिर नुकसान हुआ, फिर फ़ायदा हुआ, ऐसे समझ रहे हो। तो पहचान लोगे ना अभी इसको बोर्ड प्लॉट से कि लीड लगेगा लैड लेगा, ठीक है। थैंक यू। और ये पूरी कहानी है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो आपके पास इसका सारा कंपनसेटर का सारा रोल क्लियर हो जाएगा आपको कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग कि 35 से 40 मिनट की वीडियो बन गई। और शेयर कर देना यार प्लीज़, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है सारा गेट के लिए, ठीक है। और लोगों को शेयर कर दो, उनको बोलो सब्सक्राइब करें जो तैयारी में, ठीक है। ऐसे अनयूजुअल मतलब ऐसे फालतू फैलाने की ज़रूरत नहीं है चैनल को। सिंपल वही लोग जो तैयारी में, ठीक है, तभी फ़ायदा होता है चैनल का एट द एंड, कि जो लोग तैयारी में वो अगर चैनल को देखते हैं या फिर वो मतलब रिस्पॉन्स देते होते, ठीक है, तैयारी में रहते हैं जो लोग, तो तभी अप्रिसिएशन होती है। आपको पता ही है, ठीक है, आपको भी फ़ायदा होएगा, आप 10 लोगों को हेल्प करोगे, ठीक है। तो फाइनली थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और थैंक यू, शेयर कर देना इसको।